Welcome to my YouTube channel Sarkari Naukri Adda. Hope you all are doing well. So as you all know that UPSC CDS exam is around the corner. So for the preparation of it, Sarkari Naukri Adda has come up with a series named Golden Rules of English, जहां हम डिस्कस करेंगे जितने भी क्रूशियल रूल्स हैं इंग्लिश ग्रामर के वो आपको समझाने की। एज यू नो कि एग्ज़ाम अभी काफ़ी पास है, तो अभी आप लोगों के पास टाइम नहीं है कि आप पूरी इंग्लिश ग्रामर को रटें। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो कि आपको पढ़ने हैं, जिससे आपका 90% ऑफ द सिलेबस इंग्लिश ग्रामर का कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो नोट्स है वो मेरे खुद के हैंड रिटन है। जब मैं अपनी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रही थी तो ये मैंने खुद रूल्स बनाए थे। तो वाइल वॉचिंग दिस वीडियो आप लोगों को कुछ नोट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना भी है इसका पीडीएफ मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगी। ये जो सीरीज है ये पार्ट्स में डिवाइडेड होगी और आज की पार्ट में हम पढ़ेंगे वर्ब। आई वुड लाइक टू शेयर वन मोर थिंग कि ये जितने भी सारे रूल्स मैंने सिलेक्ट किए हैं ये सारे प्रीवियस ईयर ट्रेंड को देखते हुए सिलेक्ट किए हैं। तो मेक श्योर टू गो थ्रू देम बिफोर गिविंग योर एग्जाम्स। ओके, so without wasting any time, let's start the video. Okay, so today we are starting from this topic called verb. तो verb आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा कि verb का मतलब है जितना भी एक्शन होता है, जितनी भी क्रियाएं होती है उनको हम verb कहते हैं। तो it shows the action and state. Okay, so verb के दो पार्ट हैं, एक static verb और एक action verb. static verb क्या बताता है? एक अवस्था, जैसे कि like, feeling. like करने का मतलब ये है कि वो हमें पसंद है। अब ये एक वर्ब तो है लेकिन हम इसमें कुछ कर नहीं रहे हैं, इसमें कुछ एक्शन नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसको स्टेटिक वर्ब बोलेंगे। जैसे कि फील, तो ये सब क्या है? स्टेटिक वर्ब है। एंड एक्टिव एक्शन वर्ब क्या होते हैं? जिसमें हम फिजिकली कुछ कर रहे हैं, जैसे कि ईटिंग, डांसिंग, सिंगिंग। तो ये सब, थिंकिंग, तो ये सब एक्टिव एक्शन वर्ब है, क्योंकि इसमें हम कुछ काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम हमारा फर्स्ट रूल देखेंगे। एक्शन वर्ब के साथ हमेशा हमें एडवर्ब यूज करना है। ओके, एंड स्टेटिक वर्ब के साथ हमेशा एडजेक्टिव। सी दीज एग्जांपल्स। द बर्ड्स sang sweet / sweetly। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे स्वीट आएगा या स्वीटली? हमें इसकी आने वाली पहली वर्ब को देखना है। जो वर्ब है sang, ये sang क्या है? एक एक्शन वर्ब है या फिर स्टेटिक वर्ब है? sang यानी सिंगिंग क्या है? एक एक्शन वर्ब है। तो एक्शन वर्ब के साथ हमेशा एडवर्ब लगेगा। तो यहाँ पे स्वीट नहीं आएगा, स्वीटली आएगा। नेक्स्ट इज द रोज स्मेल्स स्वीट या फिर स्वीटली। इसका आंसर स्वीट होगा, क्योंकि स्मेल जैसे फील एंड लाइक है, स्मेल भी एक स्टेटिक वर्ब है। ओके, तो स्टेटिक वर्ब के साथ हमने क्या पढ़ा था? यहाँ पे लगेगा एडजेक्टिव। तो स्वीट। नेक्स्ट एग्जांपल इज ही वाज वीपिंग बिटर या फिर बिटरली। नाउ वीपिंग अगेन इज एन एक्शन वर्ब। ठीक है, तो एक्शन वर्ब के साथ हमेशा क्या लगेगा? एडवर्ब। यहाँ पे एक वर्ड बिटर है। बिटर में हमें एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी बिटर वर्ड टेस्ट के सेंस में यूज हो रहा है, यानी कि फूड के सेंस में यूज हो रहा है, तब हमें कभी भी वर्ड बिटरली यानी एडवर्ब के सेंस में एडवर्ब नहीं यूज करना है। यहाँ पे हमेशा हमें एडजेक्टिव यूज करना है। जैसे आप नीचे देखेंगे, द फूड टेस्टेड बिटरली नहीं होगा, बिटर होगा, क्योंकि यहाँ पे बिटर का मतलब कड़वा है। ऊपर वाले सेंटेंस में बिटरली का मतलब था बहुत बुरी तरह से, बहुत बुरी तरीके से। तो बिटर का जब भी मतलब कड़वा होगा तब हम उसको हमेशा एज अ बिटर यूज करेंगे, नॉट बिटरली। ओके, एंड दूसरा ये भी है कि टेस्टेड जो है वो एक एक्शन वर्ब नहीं है, इट इज अ स्टेटिक वर्ब। ठीक है, तो स्टेटिव वर्ब के साथ हमें क्या यूज करना है? एडजेक्टिव, एंड बिटर इज एन एडजेक्टिव। ओके, कड़वा होने के अलावा जितने भी सेंस आ रहे हैं उसमें आप बिटरली यूज कर सकते हैं, लेकिन जब भी खाने के सेंस में यूज होगा, बिटरली अगर कहीं पे भी दिख रहा है तो वो गलत होगा। ऐसे क्वेश्चन कॉमन एरर्स में आते हैं बहुत। नेक्स्ट इज सेम विद हैव। अब जैसे बिटर की कुछ एक्सेप्शंस हैं, वैसे ही हैव का है। हैव जब भी पोजेशन के केस में यूज हो रहा होगा, हम उसको हैविंग में यूज नहीं करेंगे, हमेशा हैव वर्ड यूज करेंगे। यानी कि यहाँ पे हैविंग नहीं आएगा, इधर आएगा हैज। ही हैज बुक्स। ओके,
तो पोजेशन के केस में जब भी यूज करेंगे, जब भी सेंस आ रहा होगा तो हैविंग वर्ड नहीं आएगा, बाकी और सेंसेस में आप यूज कर सकते हैं। जैसे इधर ही इज हैविंग लंच, तो इट इज करेक्ट। ही इज हैविंग अ मीटिंग टुमारो, ही इज हैविंग फीवर, ही इज हैविंग अ नाइस टाइम एट हिज अंकल्स होम। बाकी सब में हैविंग वर्ड जो है ठीक है, लेकिन जब भी पोजेशन यानी कि अगर यहाँ पे होता ही हैज, ही इज हैविंग अ बिग होम, तो यहाँ पे भी एक पोजेशन का सेंस आ रहा है, तो हैविंग वर्ड गलत होगा। ही हैज अ बिग होम, दैट वुड बी अ राइट सेंटेंस। ओके, तो ये दोनों एक्सेप्शन है, आप ध्यान रख सकते हैं, एक बिटर का एक हैव का। नेक्स्ट है कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब जो कि अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो आप इनको थोड़ा गो थ्रू कर लेना। बाकी जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बस वही बताती हूँ। तो ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि V1 जो है वो सिंपल प्रेजेंट होता है, V2 सिंपल पास्ट है। जैसे गो का V2 जो फॉर्म होगी वो होगी वेंट, V3 जो होगी वो होगी रिटन। ठीक है, नेक्स्ट इज V3 पास्ट पार्टिसिपल, गॉन, रिटन, ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा। यहाँ हम देख सकते हैं जैसे कुछ वर्ब्स होती हैं जिनकी तीनों फॉर्म सेम होती हैं, जैसे कि यहाँ आप देखेंगे शट है, ब्रॉडकास्ट है, कास्ट है, टेलीकास्ट है। तो इनसे रिलेटेड जो है एरर्स बहुत आती हैं, स्पेशली ये ब्रॉडकास्ट एंड टेलीकास्ट, ये वर्ड एग्जामिनर के फेवरेट हैं, तो इसको आपको ध्यान से याद करना है। एंड बाकी जो इंपॉर्टेंट है मैं वो बताती हूँ। एक है हमारा हैंग, हैंग्ड एंड हैंग्ड। एक है हैंग, हंग एंड हंग। तो जब भी लटकाने के सेंस में बात आएगा किसी चीज को, क्लोथ को या पिक्चर को, तब हम कौन सी वर्ब यूज करेंगे, हैंग की, हंग एंड हंग। बट हैंग्ड यहाँ पे जो है वो प्रिजनर के सेंस में आ रहा है। जब फांसी लगाते हैं तो तब हम इसको हैंग्ड, फांसी लगाने की बात होगी तब हम हैंग्ड यूज करेंगे। बाकी केसेस में हैंग की फॉर्म जो होगी वो हंग एंड हंग होगी। एक एग्जाम्पल से हम इसको समझ लेते हैं, जैसे कि यहां देखेंगे द प्रिजनर हैज बीन हैंग्ड या फिर हंग। प्रिजनर को क्या, प्रिजनर को क्या दिया है, फांसी दी है, तो यहाँ पे हैंग आएगा ना कि हंग। ठीक है, ही हैंग्ड या फिर हंग द पोर्ट्रेट ऑन द वॉल। अब यहाँ पे पोर्ट्रेट को फांसी नहीं दी है, पोर्ट्रेट को वॉल पे, दीवार पे टांगा है। तो अब जब क्लॉथ या फिर किसी पिक्चर की बात आएगी तो हम यूज करेंगे हंग ना कि हैंग्ड। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ही हैंग्ड स्लैश हंग हिज फेस इन शेम। तो यहाँ पे भी हंग आएगा क्योंकि इधर भी शेम से उसका सिर नीचे झुक गया, तो हंग वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट। हैंग्ड मतलब फांसी, सिर्फ हैंग्ड किसके लिए यूज होगा, फांसी के लिए यूज होगा। ठीक है, नेक्स्ट एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लाई, फ्लो एंड ओवरफ्लो। फ्लाई जब उड़ने के सेंस में यूज हो रहा है, ये अब आपको सेंटेंस देख के पता चलेगा कि फ्लाई का मतलब फ्लो का मतलब क्या है। अगर उड़ने के सेंस में यूज होगा तो हम क्या यूज करेंगे, V2 इसकी फ्लू एंड फ्लोड। लेकिन बहने के सेंस में जब यूज होगा तब हमेशा इसकी फॉर्म होगी फ्लोड, फ्लोड, और ओवरफ्लो की क्या होगी, ओवरफ्लोड, ओवरफ्लोड। तो जैसे आप एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, द रिवर्स हैव ओवर, द रिवर्स हैव डैश द बैंक्स। अब यहाँ पे ओवरफ्लोन लिखा हुआ है, ठीक है, तो ओवरफ्लोन कुछ होता ही नहीं है, ओवरफ्लोन कुछ नहीं है, फ्लोन होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि फ्लाई की होती है, उड़ने के सेंस में होती है। तो यहाँ पे रिवर्स की उड़ने की बात तो हो नहीं रही है, यहाँ बात क्या हो रही है कि रिवर्स जो है वो दे हैव ओवरफ्लोन दी बैंक्स। ओके, तो ओवरफ्लोन नहीं होगा, ओवरफ्लोड होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस काफी आते हैं जहाँ पे वर्ब की फॉर्म चेंज कर देते हैं, तो यहाँ आपको काफी ध्यान से क्वेश्चंस पढ़ने। ठीक है, नेक्स्ट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, लाई, लाई, लाइड, लाइड, लाई, ले, लेन, ले, लेड, लेड। तो ये जो लाई है इसका मतलब क्या है, ये फर्स्ट वाले का मतलब है झूठ बोलना। ठीक है, इसकी सेकेंड फॉर्म क्या होगी, लाइड, एंड थर्ड फॉर्म होगी अगेन लाइड। लाई यहाँ पे है ऑन बेड यानी कि लेटना, लेटने के सेंस में अगर लाई आ रहा है तब उसकी सेकेंड फॉर्म क्या होगी, ले, एंड थर्ड फॉर्म क्या होगी, लेन। अगेन अगर यहाँ पे ले सैक्रिफाइस के सेंस में आ रहा है
सैक्रिफाइस या फिर अंडे देने के सेंस में या नींव रखने के सेंस में, यहाँ आप देख सकते हैं बिछाने के सेंस में। ये अभी हम एग्जाम्पल से समझेंगे। तो इसकी क्या होगी सेकेंड फॉर्म, लेड एंड देन अगेन लेड। ओके, अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि ही लाइड या फिर ले टू मी यस्टरडे। अब यहाँ पे क्या सेंस की बात आ रही है, झूठ बोलने के सेंस की बात आ रही है कि उसने मुझसे कल झूठ बोला। तो ले क्या है, ले तो झूठ बोलने में आएगा ही नहीं, ले मतलब सैक्रिफाइस करना, या फिर लाई की सेकंड फॉर्म जो कि है लेटने की। ठीक है, यहाँ पे सेंस किसका आ रहा है, झूठ बोलने का, तो यहाँ हम टिक करेंगे लाइड। ओके, नेक्स्ट इज ही डैश हिज लगेज असाइड एंड डैश डाउन टू रेस्ट। अब यहाँ लगेज को उसने क्या किया, लगेज को उसने झूठ तो नहीं बोला है ना, लगेज को उसने एक जगह रखा और नीचे ग्राउंड में लेट गया टू फॉर रेस्ट। तो अब रखने के सेंस में क्या आएगा, ले, ये वाला ले। तो इसके अब यहाँ पे पास्ट टेंस की बात हो रही है, तो हम यहाँ पे किसको टिक करेंगे, लेड को। ओके, नेक्स्ट इज ले, यहाँ पे किस लिए क्यों नहीं टिक किया हमने, क्योंकि पास्ट टेंस की बात चल रही है ना, तो इसलिए हम लेड को टिक करेंगे। नेक्स्ट इज ले डाउन टू रेस्ट। अब यहाँ पे ले डाउन टू रेस्ट में क्या सेंस आ रहा है कि उसने अपने आप को रख दिया, नहीं, वो जमीन पर बैठ गया या लेट गया रेस्ट के लिए। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये वाला लाई आएगा, लाई यानी कि रेस्ट वाला लाई आएगा। ठीक है, तो अब सेकेंड वर्ब की सेकेंड फॉर्म चाहिए हमें, क्योंकि पास्ट टेंस में तो हम क्या यूज करेंगे, ये ले। थर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए होती तो लेन करते। तो ये आपको याद करने पड़ेंगे, थोड़े से कंफ्यूजिंग है, लेकिन अगर आप बार बार गो थ्रू करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, ही डैश इन द शेड ऑफ ट्री। अब यहाँ पे अगेन रेस्टिंग की बात हो रही है, तो रेस्टिंग में हमने देखा था कौन सा आएगा, सेकेंड वाला लाइन। तो ही डैश इन द शेड ऑफ ट्री, अगेन पास्ट टेंस में है, तो कौन सी फॉर्म आएगी, V2 है, तो यानी ही ले इन द शेड ऑफ द ट्री। ओके, नेक्स्ट इज ही डैश अवेक इन बेड फॉर आवर्स। अब यहाँ पे क्या सेंस है, यहाँ पे भी क्या है, लेटने वाला सेंस है कि वो घंटों तक बेड में ही लेटा रहा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या अगेन सेकेंड वाला लगेगा, पास्ट टेंस है तो V2 फॉर्म लगेगा। ठीक है, द हेन्स हैव, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये काफी बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, द हेन्स हैव डैश एग्स। तो हेन मुर्गी ने क्या किया, अंडे दिए। तो अंडे देने वाले के सेंस में क्या है, सेकंड वाला तो होगा नहीं, रेस्ट वाला, और फर्स्ट वाला तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो अंडे देने के सेंस में हमेशा हमें ये ले वाला फॉर्म रखना है, यानी कि अंडा देना। तो हेन्स हैव, अब हैव के बाद हमारे पास क्या लगता है, हमेशा V3 लगता है। ठीक है, तो हैव सेकेंड फॉर्म लगाओ या फिर थर्ड फॉर्म, दोनों का लेड है, तो हमें यहाँ पे V3 चाहिए, तो हम यहाँ यूज करेंगे लेड। द हेन्स हैव लेड द एग्स। नाउ लेन अगर क्यों गलत होगा, लेन आप यहाँ पे देखिए, लेन इधर है V3, V3 किसका, लाई का, जो कि कब यूज होता है, रेस्टिंग के सेंस में यूज होता है। तो यहाँ रेस्टिंग का कोई सेंस नहीं बन रहा, तो लेन जो है वो गलत होगा एंड हमारा आंसर होगा लेड। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे बिड बिड बिड, बोली लगाने को हम बोलते हैं बिड, इसकी तीनों फॉर्म सेम होगी, बिड बेड बिडन। ठीक है, ऑर्डर करना या फेयरवेल देना, तो ये आप देख सकते हैं, ये आपको याद करनी पड़ेगी। नेक्स्ट ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, राइज रोज एंड राइजन एंड रेज रेज्ड एंड रेज्ड। अब जो चीजें अपना भी बढ़ती हैं, जैसे कि पानी का लेवल बढ़ना नदियों में, ठीक है, सूरज का घटना या बढ़ना, तो उन केसेस में हम क्या यूज करेंगे, ये फर्स्ट वाला फॉर्म, राइज रोज एंड राइजन। लेकिन जो चीज हम इंटेंशनली बढ़ाते हैं, जैसे कि किसी ने अपनी आवाज उठाई करप्शन के लिए, तो हम वहां पे ये सेकेंड वाला फॉर्म लगा। जो चीज अपने आप बढ़ जाती है वो फर्स्ट वाले में, और जो हम इंटेंशनली बढ़ाते हैं उसको वो सेकेंड वाले। अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं, He raised his voice against corruption। ठीक है, अब यहाँ पे उसने अपनी आवाज उठाई, अपने आप से तो नहीं उठ गई, उसने अपनी आवाज उठाई, तो यहाँ पे राइज वाले में नहीं आएगा, रेज वाला आएगा। अब अगेन पास्ट टेंस है, तो हम क्या यूज करेंगे, V2 फॉर्म। ठीक है, he dash his hand, अगेन इंटेंशनली है, उसने खुद अपना हाथ उठाया, तो रोज नहीं आएगा, ठीक है, रेज्ड आएगा। नेक्स्ट इज
द वाटर लेवल डैश बाय अनदर 2 feet। अब वाटर लेवल नदी का अपने आप ही बढ़ेगा, है ना, बारिश होती है तो वाटर लेवल बढ़ जाता है नदी का, तब हम क्या यूज करते हैं, रोज। रेज्ड हम कभी भी यूज नहीं करेंगे जब भी वाटर लेवल बढ़ता है, क्योंकि वो अपने आप बढ़ रहा है, ठीक है। सो द वाटर लेवल रोज बाय अनदर 2 feet। ओके, नेक्स्ट अगेन ये सब आपको याद करने पड़ेंगे खुद ही। इधर हम एक और एग्जांपल देखते हैं, एक फॉल एंड फेल। इसमें भी थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है। एक फॉल होता है गिरना, गिरने के सेंस में जब आता है तो उसकी क्या फॉर्म्स होती हैं वर्ब की, फॉल, फेल एंड फॉलन। लेकिन एक होता है फेल, यानी कि जो यहाँ पे V2 है ये ही इसका V1 है। तो यहाँ पे काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि एग्जामिनर जो चीजें ऐसी ट्रिकी होती है ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं कंफ्यूजन के लिए, ठीक है। तो इस फेल का मतलब है टू कट ट्रीज। तो इसकी जो फर्स्ट फॉर्म है वो फॉल की V2 है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपको देखना है कि सेंटेंस क्या बोल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे एग्जाम्पल से, ही डैश ऑफ द चेयर। अब यहाँ पे पेड़ काटने का तो कोई सेंस नहीं बन रहा, यहाँ पे क्या सेंस बन रहा है कि वो चेयर से गिर गया। तो गिरने वाले के सेंस में हमने क्या पढ़ा था, फर्स्ट वाला होगा, तो फॉल, फेल, फॉलन। अब नाउ हमें देखना है कि कौन सा V2 लगाना है, V3 लगाना है, V1। पास्ट टेंस है तो फेल, अगर हैज है तो फॉलन, अगर सिंपल है तो फॉल, ठीक है। लेकिन सेंस किसका बन रहा है, गिरने का, तो इधर फेल्ड नहीं आएगा। एग्जामिनर आपसे कैसे पूछेगा, ऐसे कॉमन एरर में, ही फेल्ड ऑफ द चेयर। अब आपको इसकी एरर निकालनी है। अब दिखने में तो लग रहा है कि फेल्ड ठीक है, फेल का सेकंड फॉर्म फेल्ड, लेकिन गिरने के सेंस में फेल्ड कुछ भी नहीं होता, ठीक है। गिरने के सेंस में 3 फॉर्म है वर्ब की, जो कि है फॉल, फेल एंड फॉलन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, फेल। नेक्स्ट इज द हंटर फेल या फिर फेल्ड द ट्रीज। अब यहाँ पे अगेन फेल ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। अब यहाँ पे पेड़ काटने के सेंस में आ रहा है, तो फेल आप सोचेंगे ये भी है ये भी है, दोनों में से कौन सा टिक करे, पास्ट टेंस का सेंस आ रहा है ना। हंटर ने पेड़ काट दिए, तो काट दिए तो यानी पास्ट टेंस का है, ठीक है। तो पास्ट टेंस है तो क्या आएगा, फेल। अगर प्रेजेंट होता तो हम फेल भी लगाते तो ठीक रहता, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये पास्ट टेंस है तो हम V2 फॉर्म यूज करें। ओके ओके, तो कैलेमिटी, बीफेल का मतलब क्या होता है, बीफॉल ज्यादातर, जैसे फॉलन का मतलब है, फॉल का मतलब है गिरना, लेकिन बीफॉल का मतलब है कोई डिजास्टर, कोई आपदा जब आपके ऊपर आ जाती है तब हम बीफॉल यूज करेंगे, जनरली ही डिजास्टर में यूज होता है, ठीक है। तो अ कैलेमिटी बीफेल ऑन द विलेज। ओके, अगेन ये पास्ट टेंस में तो हम बीफेल यूज करें, ओके, ठीक है। कुछ ये वर्ड्स हैं, ये सब सेम है, सॉरी ये वाला सेम है, बर्स्ट, बस्ट, 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 बस्टेड, बस्टेड। बस्ट का मतलब एक्सपोज करना, कॉस्ट, 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 ये तीनों सेम होती है। तो जो फॉर्म्स तीनों की तीनों सेम होती हैं, या फिर जो फॉर्म्स ऐसी होती है जिनमें बहुत कंफ्यूजन होता है, मेनली इन्हीं में से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और वर्ब में हमेशा ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, वो वर्ब का जो ट्रिकी पार्ट है वो यही वाला है मेन। एक और इम्पॉर्टेंट है वर्ब की फॉर्म, जैसे कि आपने देखा ये फाइंड एंड फाउंड, ये भी काफी बार पूछी जाती है। एक फाइंड का मतलब क्या होता है, हमने कुछ चीज खोजी, ठीक है, हमने उसे ढूंढा, तो उसका क्या होगा, V2 फाउंड एंड V3 होगा फाउंड, ठीक है, दोनों सेम होंगे V2 V3। एक होता है फाउंड, फाउंड मतलब जैसे आपने सुना होगा वर्ड फाउंडर, फाउंडर मतलब जिन्होंने वो चीज स्थापित की है, अगर उसके सेंस में यूज हो रहा है तो फाउंड ही पहला जो है वो V1 होगा, एंड सेकेंड क्या होगा, V2 फाउंडेड एंड फाउंडेड। ओके, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, एक और एग्जांपल हम इसका देख लेते हैं, जैसा कि इधर आप देखेंगे, सच इनइक्वालिटीज कैन बी फाउंडेड या फिर फाउंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब फाउंडेड यहाँ पे क्या, स्थापना की तो कुछ सेंस नहीं बन रहा है, यानी कि कुछ इनइक्वालिटीज हैं जो कि आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्रीज है, उनमें आप देख सकते हैं, उनमें आप खोज सकते हैं। तो यहाँ पे खोजने का सेंस आ रहा है, तो खोजने में हमने क्या पढ़ा था, फाइंड, फाउंड, फाउंड, ठीक है। एंड स्थापित करने वाले में क्या पढ़ा था, फाउंड, फाउंडेड एंड फाउंडेड। तो यहाँ पे अगर किसी इंस्टीट्यूशन को स्थापित करने की बात आती है तो फाउंडेड आता,
ठीक है, लेकिन यहाँ पे खोजने की बात आ रही है, किसी चीज को ढूंढने की बात आ रही है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, फाइंड की सेकेंड फॉर्म, क्योंकि अगेन ये पास्ट टेंस में है, तो हम इसके फाइंड की सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे, दैट इज फाउंड। ओके, बाकी ये सब इंपॉर्टेंट है, आपको एक बारी गो थ्रू आप कर लेना, और ये कुछ एग्जाम्पल्स है, इनको भी आप लोग देख लेना। एक लर्न का भी है, वो मैं बता देती हूँ। लर्न में भी काफी क्वेश्चंस आते हैं। लर्न का ये V1 है, V2 क्या है, इसका दो होते हैं, एक ईडी वाला और एक एनटी वाला, और दोनों वर्ब है। ठीक है, V3 में दो होते हैं अगेन, एक एनटी वाला जो कि वर्ब है, एंड एक ईडी वाला जो कि एक एडजेक्टिव है। तो यानी कि लर्न के तीनों फॉर्म में बस एक ही एडजेक्टिव का फॉर्म है, वो ईडी है, तो इसको हम लर्नड करके नहीं पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे लर्नेड। ओके, जिसका मतलब होता है एजुकेटेड। तो अब हम सेंटेंस देखते हैं कुछ, जैसे कि ही इज अ डैश पर्सन। अब पर्सन क्या है, पर्सन है हमारा नाउन। ठीक है, नाउन है तो नाउन को कौन जस्टिफाई करेगा, एडजेक्टिव करेगा। तो क्या एंटी, ये क्या एडजेक्टिव है, नहीं है, ये है ईडी। तो ही इज अ लर्नेड पर्सन। ओके, नेक्स्ट इज, देखो है तो थर्ड फॉर्म लर्नड की, ये भी है तो थर्ड फॉर्म ये भी, लेकिन यहाँ पे हमें एक एडजेक्टिव चाहिए, इसलिए हमने लर्नेड टिक किया। ओके, अगर हम दूसरे में देखेंगे, ही डैश द आंसर, यानी कि उसने उस आंसर को याद किया। नेक्स्ट इज ही लर्नड द आंसर। अब यहाँ पे क्या, कौन सा ठीक है, दोनों ही ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें चाहिए पास्ट टेंस, और हमें यहाँ पे दोनों ही वर्ब चाहिए, यानी कि उसने याद किया, याद किया यानी कि क्रिया, हमें वर्ब चाहिए इधर। तो यहाँ आप देखेंगे V2 में NED एंड NT दोनों ही वर्ब है, तो यहाँ पे अगर चाहे NT लिखो चाहे ED लिखो, दोनों ठीक होंगे। ठीक है, तो ये आपको देखना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कुछ ये वर्ड्स हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। एडवाइस में आपको ध्यान रखना है, जब CE हो तो नाउन होगा, SE हो तो वर्ब होगा। प्रैक्टिस में CE नाउन, SE वर्ब। लाइसेंस, इफेक्ट, इफेक्ट जो है ये वाले भी क्वेश्चंस काफी आते हैं। इफेक्ट जो होता है, जो A से स्टार्ट होता है, ये हमेशा एक वर्ब होता है। ठीक है, एंड इफेक्ट जो होता है वो नाउन भी हो सकता है और वर्ब भी हो सकता है, वो आपको सेंटेंस को देख के टिक करना पड़ेगा कि क्या उसका सेंस आ रहा है। ठीक है, ओके, तो अब यहाँ पे देखना, ही गेव मी एडवाइस। ठीक है, एंड नहीं आएगा, क्योंकि एडवाइस आपको पता होगा कि अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन से पहले कोई भी हम आर्टिकल नहीं यूज करते। तो या तो आप लगाएंगे ही गेव मी अ पीस ऑफ एडवाइस, या फिर ही गेव मी एडवाइस। तो अब यहाँ पे ही गेव मी, गेव क्या है वर्ब, मी क्या है ऑब्जेक्टिव, एंड एडवाइस भी क्या है, एक ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव बोलूं सॉरी, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इधर जो है एडवाइस कैसे यूज हो रहा है, एज अ नाउन यूज हो रहा है। अब अगर हम SE वाला देखेंगे, तो ये एक वर्ब है, तो ही एडवाइज्ड मी, यानी कि उसने मुझे एडवाइस दी, तो यहाँ पे क्रिया हो रही है जो कि एडवाइस की है, तो इसलिए यहाँ पे एडवाइज्ड एज अ वर्ब यूज हो रहा है। ठीक है, तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि जहाँ CE से जो चीज एंड होगी वो नाउन होगा, SE से होगी तो वर्ब होगा, जैसे प्रैक्टिस में भी सेम है, लाइसेंस में भी सेम। इफेक्ट का ये ध्यान रखना है, ए से शुरू हो तो वर्ब है, इफेक्ट है, ई से शुरू है तो नाउन है या फिर वर्ब है। अभी हम यहाँ पे देखते हैं, द इफेक्ट ऑफ द डैश ऑफ सोशल मीडिया ऑन अस इज मिक्स्ड। अब देखो यहाँ पे आपको एक आर्टिकल दिख गया, आर्टिकल दिख गया तो आपको आंख बंद करके ये सोच लेना कि इसके आने वाली चीज क्या होगी, नाउन होगी, ये वर्ब हो ही नहीं सकती। तो अगर नाउन होगी तो क्या होगा, इफेक्ट ही होगा, क्योंकि इफेक्ट तो नाउन होता ही नहीं है, इफेक्ट हमेशा वर्ब होता है। तो अगर आर्टिकल आ गया, तो आर्टिकल के बाद हमेशा हमको ई वाला यूज करना है, क्योंकि हमें आर्टिकल के बाद हमेशा नाउन लगाना होता है। ठीक है, तो ये तो एकदम आंख बंद करके आपको ई वाला टिक करना है, आपको कुछ सोचना भी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट इज दिस हैड अ, अगेन आर्टिकल आ गया, तो अब ये आर्टिकल गुड के लिए नहीं है, गुड हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव है, ये आर्टिकल हमारा इसके लिए है जो कि है एक नाउन। ठीक है, तो दिस हैड आ गया, तो नेक्स्ट हमें क्या चाहिए होगा, नाउन, और नाउन क्या होता है, ई वाला इफेक्ट। दिस हैज अ गुड इफेक्ट ऑन टाइम। नेक्स्ट, दिस हैज इफेक्टेड अ गुड नंबर एनरोलमेंट्स इन क्लास। अब यहाँ इफेक्टेड कैसे आ गया, यहाँ इफेक्टेड भी हो सकता था, कोई आर्टिकल भी नहीं है, तो इफेक्टेड जो है वो नाउन की तरह भी यूज होता है एंड वर्ब की तरह भी कभी कभार यूज होता है। वर्ब की तरह कब यूज होता है, जब उसमें कोई पॉजिटिव चेंजेस के बारे में बताया जा रहा है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है ना, ब्रॉट अबाउट चेंजेस,
कोई लॉ में कुछ चेंजेस आ रहे, कुछ अमेंडमेंट आ रहे हैं, या फिर कुछ पॉजिटिव चेंज, बढ़ोतरी देखने को मिल रही है आपको, तब हम वहां पे इफेक्ट को एज अ वर्ब भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे है दिस हैज इफेक्टेड अ गुड नंबर ऑफ एनरोलमेंट्स, यानी कि इससे क्या हुआ है, एनरोलमेंट्स जो है वो क्लास में बढ़ गए हैं, तो एक पॉजिटिव चेंज है, तो यहाँ पे क्या आएगा, इफेक्ट आएगा। ओके, इफेक्ट जनरली जो ए वाला है हम उसको नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं जनरली, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। अगेन नेक्स्ट इज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कंप्लेंट एंड कंप्लेन। कंप्लेंट में टी आ जाएगा तो वो नाउन हो जाएगा, ठीक है, जिसका मतलब है शिकायत, एंड कंप्लेन मतलब शिकायत करना। तो इधर देखेंगे, ही डैश अगेंस्ट मी, तो ही क्या, उसने, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को क्या चाहिए, अपना एक वर्ब चाहिए, तो ही कंप्लेन्ड। कंप्लेन, अब देखिए हमें एक और मैं ट्रिक बताती हूँ आपको कि ये यहाँ पे हमें, ये तो हमें पता चलेगा कि इधर हमें एक वर्ब चाहिए, क्योंकि इधर एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या करेगा, अपना काम करेगा, क्रिया करेगा, तो इधर वर्ब चाहिए। तो ईडी जहां पे भी आ रहा है ना, क्योंकि फॉर्म तो सिर्फ वर्ब की चेंज होती है, नाउन की तो कभी भी कोई फॉर्म चेंज नहीं होती है ना। तो ईडी यानी कि यहाँ पे एक वर्ब की फॉर्म चेंज हो गई, तो यानी कि आंसर क्या होगा हमारा, कंप्लेंड होगा, ठीक है। एंड वैसे भी आप देखेंगे तो हमें ही सब्जेक्ट के बाद एक वर्ब चाहिए, तो कंप्लेंट इज अ नाउन, कंप्लेंट इज नॉट अ वर्ब, तो कंप्लेंट वुड बी द करेक्ट आंसर। लेकिन अगर आप नेक्स्ट सेंटेंस में देखेंगे, ही लॉन्च्ड अ कंप्लेंट अगेंस्ट मी, अब आ गया, आर्टिकल आ गया, तो यानी कि उसके बाद क्या होगा, आंख बंद करके आपको देखना है कि आर्टिकल के बाद हमेशा एक नाउन होगा, और नाउन होगा तो क्या आएगा, कंप्लेंट, टी वाला कंप्लेंट, ठीक है, कंप्लेन नहीं होगा, ना कि कंप्लेंड होगा, टी वाला होगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम। ओके, सो अब हम आते हैं मॉडल वर्ब्स में। तो मॉडल वर्ब्स में हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं शैल, विल। शैल का पास्ट टेंस क्या है, शुड है, विल का वुड है। और शैल को हम शैल का हम दो पास्ट टेंस बना सकते हैं, एक शुड बना सकते हैं और एक वुड बना सकते हैं, दोनों बना सकते हैं। डिफरेंस क्या है दोनों में, शुड हमें हमेशा बताता है एडवाइस या फिर हमारी ड्यूटी के बारे में, और वुड हमें बताता है हमारे इंटेंशन या फिर हमारी विलिंगनेस के बारे में। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि अगर आप इधर देख रहे हैं, ही सेड दैट ही डैश हेल्प द पुअर, he said that we should help the poor, यानी कि उसने कहा कि हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। अब वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ये नहीं पता, उसने बस ये कहा कि हमें करनी चाहिए, तो वो एक एडवाइस दे रहा है, ये हमें ड्यूटी बता रहा है कि हमारी ड्यूटी है कि हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, ठीक है। अब ये सेंटेंस करेक्ट है ग्रामेटिकली अगर देखा जाए। नेक्स्ट सेंटेंस अगर हम देखेंगे, he said that we would help the poor, यहाँ would क्या दिखा रहा है, ये भी करेक्ट है सेंटेंस देखा जाए तो, लेकिन सेंस दोनों का बदल गया। पहले सेंटेंस में वो लड़का जो है एडवाइस दे रहा है कि हमें करनी चाहिए, लेकिन दूसरे सेंटेंस में वो दिखा रहा है कि हम करेंगे, तो करेंगे वाले में जब आएगा तो वुड लगेगा, एडवाइस वाले में आएगा तो शुड लगेगा, ठीक है। वैसे दोनों करेक्ट है। अब अगर हम इधर देखें, he said I shall help the poor, अब इस सेंटेंस में क्या सेंस आ रहा है, शैल का मतलब क्या है कि उसने कहा कि मैं हेल्प, गरीबों की मदद करूंगा, तो करूंगा के सेंस में आएगा तो क्या आएगा, शुड आएगा कि वुड आएगा, वुड आएगा। तो यहाँ पे वुड वाला आंसर करेक्ट होगा, ना कि शुड वाला, क्योंकि शुड हमें कहाँ पे यूज करना है, जहाँ पे एडवाइस की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे वो उसका विलिंगनेस दिखा रहा है कि उसने बोला कि वो गरीबों की मदद करेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज, यहाँ आपको पता है कि शुड को हम ought to की तरह भी यूज कर सकते हैं, ought to इज ऑल्सो मॉडल वर्ब, तो इसको हम, इसका मतलब क्या है, शुड, बस ought to हम मोर एम्फेसिस देने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ हम देखते हैं नेक्स्ट, हैड बेटर। इससे भी काफी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। हैड बेटर मतलब होता है सजेशन देना, ठीक है। सो यू हैड बेटर स्टॉप टेकिंग मेडिसिन। अब हमें याद रखना है कि हैड बेटर जब भी सेंटेंस में आ रहा है तो इसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हैड को देख के आपको स्टॉप भी नहीं कर लेना है, क्योंकि ऐसी एरर्स भी आती है कि उनको लगता है कि हैड को देख के बच्चे क्या करेंगे, सीधा V3 लगा देंगे, लेकिन हैड बेटर अपने आप में ही एक एडवर्बियल फ्रेज है, इसका मतलब क्या होता है, सजेशन देना, ठीक है। सो यू हैड बेटर स्टॉप टेकिंग मेडिसिन विच हैव साइड इफेक्ट्स। पहला बात तो ये कि हैड बेटर के बाद हमेशा V1 लगेगा। दूसरी चीज, हैज बेटर और हैव बेटर नाम की कोई चीज नहीं होती, ठीक है, इट्स ऑलवेज हैड बेटर, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि प्रेजेंट टेंस में आप हैज बेटर लगा रहे हैं,
प्रेजेंट टेंस में भी हमें इसे हैड बेटर ही लिखना है, क्योंकि ये एक फ्रेज है, ये मिल के बना है दोनों दो शब्दों से, ठीक है। तो इसके बाद हमें ध्यान रखना है क्या, कि इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी प्लस हमेशा प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। एक एग्जांपल देख लेते हैं, ही हैड बेटर गो टू स्कूल। अब गॉन नहीं लगाना है, काफी बच्चे इसको हैड को देख के क्या लगा देंगे, गॉन लगा देंगे, लेकिन हैड बेटर के बाद हमेशा क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं यूज टू। यूज टू से काफी क्वेश्चंस आते हैं। यूज टू जो है हमारा मॉडल वर्ब की तरह भी यूज होता है और एज एन एडजेक्टिव भी यूज होता है। जब भी यूज टू मॉडल वर्ब की तरह यूज होगा, अब मैं आपको बताती हूँ कि हम कैसे पहचानेंगे यूज टू मॉडल है या फिर एडजेक्टिव है। एक ट्रिक मैं आपको बताती हूँ, जब भी यूज टू के पहले कोई भी वर्ब हो, चाहे वो ऑक्सिलरी वर्ब हो या फिर मेन वर्ब हो, तो आपको समझ जाना है कि यूज टू एज एन एडजेक्टिव काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर ना हो तो यानी कि वो पास्ट हैबिट्स की तरह, पास्ट हैबिट के बारे में बता रहा है, यानी कि मॉडल वर्ब की तरह। तो अभी अगर हम इधर देखेंगे, ही यूज टू वर्क हार्ड, ठीक है, वो मेहनती काम किया करता था। ही यूज टू वर्क हार्ड, वो मेहनत से काम किया करता था, तो ये हमारी पास्ट हैबिट बता रही है। तो इधर क्या है, यूज टू एक मॉडल वर्ब, ठीक है। अगर जब भी मॉडल वर्ब की तरह यूज होगा यूज टू, तो उसके बाद क्या आएगा, V1 आएगा, ठीक है। लेकिन जब भी यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज टू काम करेगा, तो उसके बाद क्या आएगा, एडजेक्टिव के बाद हमेशा क्या आता है, एक नाउन आता है, ठीक है। तो ही गॉट, अब यूज टू से पहले आप देखिए यहाँ पे क्या आ गया है, गॉट आ गया है। गॉट एक वर्ब है, चाहे ऑक्सिलरी वर्ब हो या फिर मेन वर्ब हो। अगर यूज टू से पहले कोई भी टाइप की वर्ब आ रही है, तो यानी कि ये यूज टू कैसे काम कर रहा है, एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, ठीक है। अब यूज टू को क्या चाहिए होगा, उसको नाउन चाहिए होगा। तो यहाँ पे वर्क हार्ड तो कोई नाउन नहीं है, वर्क हार्ड इज नॉट अ नाउन, वर्किंग हार्ड इज अ नाउन, ओके। तो यूज टू के बाद यहाँ वर्क हार्ड नहीं लगेगा, वर्किंग हार्ड, ओके। क्योंकि वर्क हार्ड अगर आप देखोगे तो वर्क क्या हो जाएगा, वर्क एक वर्ब हो जाएगा, और हार्ड क्या हो जाएगा, हार्ड उसका एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है। और हमें चाहिए क्या, नाउन चाहिए, तो वर्किंग हार्ड वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हम देखेंगे, ही वॉज यूज टू। अब अगेन यहाँ पे क्या आ रहा है, एक ऑक्सिलरी वर्ब आ रहा है, तो यानी कि यूज टू क्या है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव है तो उसे क्या चाहिए, उसका नाउन चाहिए। नाउन चाहिए तो यहाँ पे क्या आएगा, वर्किंग हार्ड, ओके। एक छोटा सा हम डिफरेंस देखते हैं, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क क्या है, नाउन है, ठीक है। अब कैसे हम जब भी आपको कंफ्यूजन हो ना, आप सीधा इसको एक सेंटेंस में पुट अप करके देख लीजिए। जैसे अगर मैं बोलूं दैट यू हैव टू डू हार्ड वर्क, तो यानी कि यू हैव टू डू, यू सब्जेक्ट, हैव टू डू वर्ब आ जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, अपना ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होगा, एक नाउन ही होगा। तो हार्ड वर्क क्या है, एक नाउन है। हार्ड वर्किंग पर्सन, अब अगेन आप सेंटेंस में यूज करो, हार्ड, ही इज अ हार्ड वर्किंग पर्सन, तो यानी पर्सन क्या है, नाउन है। नाउन की विशेषता बता रहा है हार्ड वर्किंग, कि वो पर्सन कैसे हार्ड वर्किंग है, तो हार्ड वर्किंग क्या हो जाएगा, एक एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। अब आप इस सेंटेंस को देखो, ही इज यूज टू, अब यूज टू से पहले इज आ गया, यानी कि यूज टू क्या है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव है तो इसे क्या चाहिए, एक नाउन चाहिए, तो यहाँ पे वर्क हार्ड नहीं आएगा, अगेन वर्किंग हार्ड है। नेक्स्ट, ही इज यूज टू हार्ड वर्क। अब ध्यान रखना है, हार्ड वर्किंग नहीं होगा इधर। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि हार्ड वर्किंग क्या है, हार्ड वर्किंग इज एन एडजेक्टिव, तो वर्किंग हार्ड इज अ नाउन, ठीक है। लेकिन हार्ड वर्किंग इज नॉट अ नाउन, इट इज एन एडजेक्टिव। वर्क हार्ड नाउन नहीं है, लेकिन हार्ड वर्क एक नाउन है, तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन अगर आप इसको 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ही इज यूज टू एडजेक्टिव है, तो इसको अपना नाउन चाहिए, तो नाउन क्या है, हार्ड वर्क है, ओके। नाउ ये सब सेंटेंसेस जो अभी हमने पढ़े, ये कौन से सेंटेंसेस थे, एक्टिव वॉइस, एक्टिव जो थे वो सेंटेंसेस थे। एक्टिव सेंटेंस यानी कि जो डूअर है, जो सब्जेक्ट है, वो अपने आप ही काम कर रहा है, अपने आप वो वर्क कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर पैसिव सेंस में बात हो रही है, पैसिव सेंटेंस में बात हो रही है, पैसिव मतलब कि जो सब्जेक्ट है, जैसे कि यहाँ आप देखिए, कैमल आर यूज टू। कैमल क्या है, वो खुद तो भारी सामान नहीं उठाते ना, उनके ऊपर लादा जाता है सामान। तो कैमल यानी कि सब्जेक्ट यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, सब्जेक्ट पे काम किया जा रहा है,
तो वो एक पैसिव सेंटेंस हो गया। तो जब भी पैसिव सेंटेंस में यूज टू आ रहा है, ठीक है, और उसके पहले कोई भी ऑक्सिलरी या मेन वर्ब आ रहा है, पैसिव सेंटेंस की मैं बात कर रही हूँ, तब वो एज अ मेन वर्ब काम करेगा, ठीक है। तब वो एज एन एडजेक्टिव की तरह कब काम करेगा, जब सेंटेंस एक्टिव वॉइस में, ठीक है, यानी कि जो सब्जेक्ट है वो खुद काम कर रहा है, तब वो एक एडजेक्टिव की तरह काम करेगा और उसके बाद हमें एक नाउन लगाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो आप देखिए, कैमल जो है वो खुद नहीं सामान उठाता, उसके ऊपर सामान लादा जाता है, तो ये पैसिव सेंटेंस है। कैमल आर यूज टू कैरी लोड। अब यहाँ पे हिंदी आप इसका समझिए, कैमल को इस्तेमाल किया जाता है टू कैरी लोड। अब यहाँ पे यूज टू एक टर्म नहीं है, यूज्ड अलग हो गया है, एंड यहाँ पे हम एक इंफिनिटिव बना दिए है, टू कैरी। टू कैरी है, टू प्लस V1, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या बनाती है, इंफिनिटिव बनाती है, ठीक है। तो कैमलों को यूज किया जाता है टू कैरी लोड। तो यहाँ पे यूज्ड क्या है, मेन वर्ब है, इस्तेमाल करने का मतलब आ रहा है इसमें, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा समराइज करके बता देती हूँ यूज टू का। यूज टू जो है दो तरीके से यूज होता है, एक मॉडल वर्ब की तरह और एक एडजेक्टिव की तरह। मॉडल वर्ब की तरह कब यूज होता है, जब वो पास्ट हैबिट के बारे में बता रहा होता है और उसके पहले कोई भी वर्ब नहीं होती। उस सेंस में हमें क्या करना है, यूज टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ही यूज टू वर्क हार्ड, ठीक है। दूसरा दूसरा केस, जब भी यूज टू के पहले आप वर्ब देखें, चाहे वो ऑक्सिलरी हो या फिर मेन वर्ब हो, आप समझ जाइए या तो यूज टू एडजेक्टिव होगा या फिर मेन वर्ब की तरह काम करेगा। अब कैसे पता चलेगा एडजेक्टिव है, अगर सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है, यानी कि जो डूअर है, जो करता है, वो अपना कर्म खुद कर रहा है, तब यूज टू कैसा होगा, एक एडजेक्टिव होगा और हमें एडजेक्टिव के बाद एक नाउन लगाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर जो सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस में है, यानी कि जो करता है वो खुद काम नहीं कर रहा है, उससे करवाया जा रहा है, तो यहाँ पे जो यूज टू है, ये यूज टू नहीं रहेगा, ये यूज टू दो भागों में डिवाइड हो जाएगा, यूज्ड अलग एंड टू कैरी अलग, ठीक है। अब हम एक और सेंटेंस की तरह देखते हैं, स्टीम इंजन्स आर यूज टू ड्राइव व्हीकल्स। ओके, यहाँ स्टीम इंजन्स को इस्तेमाल किया जाता है टू ड्राइव व्हीकल्स, ठीक है। स्टीम इंजन खुद नहीं चलाते, उनको चलाया जाता है, तो यहाँ यूज्ड क्या है, वो मेन वर्ब बन गया है। एंड टू ड्राइव यानी कि टू प्लस वी का फर्स्ट फॉर्म, ये क्या बन गया, एक इन्फिनिटिव बन गया, ठीक है। तो अब आपको समझ आ गया होगा शायद कि जब भी वर्ब आए यूज टू से पहले, तो आपको ये ध्यान रखना है सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है या फिर पैसिव वॉइस में है। अगर एक्टिव वॉइस में है तो यूज टू के बाद नाउन लगाना है, अगर पैसिव वॉइस में है तो यूज टू के बाद इन्फिनिटिव लगाना है, एंड टू के बाद हमेशा V1 लगेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ते हैं, ये वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी हम पढ़ लेते हैं। यूज टू और वुड का जो डिफरेंस है वो क्या है, जैसे हमने पहले शुड और वुड का डिफरेंस देखा था। शुड का मतलब, तो शुड का मतलब क्या था कि जब हम एडवाइस देते हैं या फिर जो हमारी ड्यूटी के सेंस में होता है तब शुड यूज होता है, एंड वुड का भी यूज होता है जब हमारे इंटेंशन या फिर विलिंगनेस होती है, ओके। ऐसे यूज टू एंड वुड का क्या डिफरेंस है, यहाँ पे यूज टू क्या दिखा रहा है, यूज टू बोथ आर यूज्ड इन बोथ इन एक्शन एंड स्टेटिव वर्ब, लेकिन वुड जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक्शन वर्ब में यूज होगा। कैसे यूज होगा, अभी हम देखते हैं, और ये तब होगा जब ये दोनों हैबिट ऑफ पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी आप ये सेंटेंस देखिए, आई वुड स्विम अक्रॉस द रिवर व्हेन आई वाज यंग। अब यहाँ पे पास्ट हैबिट की बात हो रही है कि मैं रिवर आई वुड मैं रिवर के अक्रॉस स्विम करता था जब मैं यंग था, ठीक है। तो अब यहाँ पे यूज टू लगेगा कि वुड लगेगा, अब यहाँ पे दोनों ठीक है, क्यों, क्योंकि वुड के बाद देखिए क्या आ रहा है, स्विम, और स्विम क्या है, एक एक्टिव वर्ब है, एक एक्शन वर्ब है। तो जब भी पास्ट हैबिट में एक्शन वर्ब की बात हो रही है तो वुड भी लग सकता है एंड यूज टू, दोनों लग सकते हैं। लेकिन अगर आप इधर देखिए, जब भी स्टेटिव वर्ब की बात हो, जैसे कि आई वुड लाइक, अब लाइक, फील, टेस्ट, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये सब स्टेटिक वर्ब है क्योंकि आप इसमें कुछ कर नहीं रहे, ये आपकी अवस्था को बताता है, ठीक है, कि मैं, ये है कि मुझे पसंद है, बस, इसमें आप कुछ कर नहीं रहे हो, ठीक है। तो आई वुड लाइक क्लासिकल म्यूजिक बट नाउ आई लाइक जैज। अब यहाँ पे वुड जो है वो गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जब भी पास्ट हैबिट की बात हो रही है तो वुड के आगे हमेशा एक एक्शन वर्ब लगनी चाहिए, अगर लगी है तो ठीक है,
नहीं लगी तो वुड की जगह हमको रिप्लेस करना पड़ेगा किससे, यूज टू से। ठीक है, यूज टू दोनों में यूज हो सकता है, चाहे स्टेटिव वर्ब हो या फिर एक्टिव वर्ब हो। ओके, नाउ यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वुड किसके लिए यूज होता है, रिक्वेस्ट के लिए यूज होता है, डिजायर के लिए यूज होता है, कुड पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज होता है, वुड भी पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज होता है, लेकिन वुड जो होता है वो फॉर्मल होता है। ठीक है, जैसे मीटिंग या ऑफिस के लिए आप वुड यूज करोगे, कुड जो होता है वो इनफॉर्मल होता है। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम सीधा इंपॉर्टेंट पे आते हैं। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, कैन कुड के साथ कभी भी हमें एबल अनेबल केपेबल यूज नहीं करना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं। आई कैन बी एबल टू डू वर्क नहीं है, आई कैन डू वर्क या फिर आई विल बी एबल टू डू दी वर्क। ओके, ऐसे मे माइट के साथ आपको कभी भी क्या होता है, पॉसिबली, लाइकली, लाइकली टू, ये सब वर्ड यूज नहीं करना। ठीक है, लाइकली तो पहली बार यहाँ पे ये है ही गलत, लाइकली के साथ हमेशा में टू यूज करना होता है, बट अगर मे लगा है तब तो लाइकली बिल्कुल भी यूज नहीं होगा। ठीक है, तो ही मे पॉसिबली कम, ये गलत है, ही मे कम या फिर ही विल पॉसिबली कम। ठीक है, एंड मे क्या बताते हैं, पॉसिबिलिटी या फिर ब्लेसिंग्स होता है ना, मे गॉड ब्लेस यू, तो मे ब्लेसिंग्स के लिए भी यूज होता है, पर्पस के लिए भी यूज होता है, परमिशन के लिए भी हो सकता है, मे आई कम इन, तो ये सब है। मस्ट नेसेसिटी के लिए यूज होता है। अब यहाँ ये एक इंपॉर्टेंट रूल है, नीड एंड डेयर। ओके, नीड एंड डेयर ये काफी बार रिपीट हो चुका है। जब भी नीड और डेयर के आगे नॉट लगा हो या फिर वो इंटेरोगेटिव यानी कि क्वेश्चन के सेंस में यूज हो रहे हो, तो वो क्या होते हैं, मॉडल वर्ब्स होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर नॉट नहीं लगा और वो क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं है, तो हम उनको सिंपल मेन वर्ब की तरह यूज कर सकते हैं। अब ये एरर्स में कैसे आते हैं, जैसे कि आप इधर देखिए, आई नीड अ पेन, अब यहाँ पे नॉट नहीं है नीड के आगे, ना ही ये कोई इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे नीड क्या है, हमारा मेन वर्ब है। ठीक है, और मेन वर्ब है तो यहाँ पे आपको इसको मॉडल वर्ब के रूल्स लगाने की जरूरत नहीं है। और मॉडल वर्ब के रूल्स क्या होते हैं कि मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वीव की फर्स्ट फॉर्म यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सेंटेंस ठीक है कि आई नीड अ पेन, लेकिन आप यहाँ पे देखिए आई नीड नॉट, अब नॉट आ गया तो यानी कि नीड नॉट क्या है, एक मॉडल वर्ब। अभी इधर तो यहाँ पे हेल्प लिखा हुआ है, लेकिन अगर इधर हेल्पिंग या फिर हेल्प लिखा होता तो वो गलत हो जाता। क्यों, क्योंकि मॉडल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, नीड आई हेल्प हिम, अब एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे नीड क्या है, मॉडल वर्ब है। ओके, अब क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन आप देखिए, आई डेयर टू अपोज हिम, डेयर के साथ नॉट लगा है, नहीं लगा, इंटेरोगेटिव है, नहीं है, तो अब यहाँ पे टू अपोज यानी कि इंफिनिटिव आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, आई डेयर नॉट अपोज हिम, ये भी ठीक है, डेयर आई अपोज हिम, ये भी ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इंटेरोगेटिव सेंस में है और अपोज की वीव की फर्स्ट फॉर्म में। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए, आई नीडेड नॉट हेल्प हिम, अब नीड के साथ देखिए नॉट लगा है यानी कि मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब का आप कभी भी जो टेंस है वो चेंज नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये नीडेड नॉट नहीं आएगा, आई नीड नॉट हेल्प। ओके, आई नीड टू ड्राइव फास्ट, यहाँ ठीक है क्योंकि नीड जो है वो मेन वर्ब की तरह यूज हो रहा है, लेकिन अगर आप इधर देखेंगे आई नीड नॉट टू ड्राइव फास्ट, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये मॉडल वर्ब बन गया नीड नॉट, एंड नीड नॉट यानी मॉडल वर्ब के साथ आपको इन्फिनेटिव नहीं यूज करना होता। मैंने क्या बताया था, मॉडल वर्ब के साथ आपको हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे आई नीड नॉट ड्राइव फास्ट होगा, ना कि आई नीड नॉट टू ड्राइव फास्ट। नेक्स्ट देखिए, आई नीडेड नॉट टू ड्राइव फास्ट, अच्छा ये भी वही है। ठीक, ठीक है, तो ये डेयर और नीड के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, ये काफी पूछे जाते हैं, तो आप इनको रिवाइज करके जाइएगा। नेक्स्ट है जिरंड, इन्फिनेटिव एंड पार्टिसिपल। इन्फिनेटिव तो मैंने आपको बता दिया अभी कि इन्फिनेटिव क्या होता है, 2 + V1। ठीक है, जो कि नाउ एज अ नाउन का काम करते हैं, ही विशेस टू गो, तो अब यहाँ पे टू गो पूरा क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। जिरंड क्या होता है, जिरंड जो होते हैं वर्ब के वो फॉर्म होते हैं आईएनजी वाले जो कि एज अ नाउन काम करते हैं, जैसे कि दे लाइक स्विमिंग। ठीक है, अब यहाँ पे लाइक चाहे स्टेटिक हो या फिर एक्शन हो, है तो वर्ब ही, तो दे लाइक स्विमिंग। अब यहाँ पे दो दो वर्ब तो हो नहीं सकते, तो इधर क्या चाहिए, हमें एक नाउन चाहिए। ठीक है, तो और यहाँ पे हमने लाइक यूज किए, तो एक हम आगे भी पढ़ेंगे ये चीज कि जिरंड जो होते हैं वो
अब काफी लोग सोचेंगे कि यहाँ पे दे लाइक टू स्विम क्यों नहीं किया, टू स्विम भी तो हमने यहाँ पे पढ़ा कि इन्फिनेटिव नाउन है, तो हम यहाँ पे टू स्विम भी कर सकते हैं, लेकिन वो गलत होता। क्यों? क्योंकि जिरेंट जो है वो हमेशा हमारी हैबिट्स के बारे में बताते हैं। अभी मैं इसको डिफ्रेंशिएट करना सिखाऊंगी आगे वाले पेजेस में, ठीक है। अभी आप ये ध्यान रखिए कि जिरेंट क्या होता है, वर्ब की आईएनजी वो वाली फॉर्म होती है जिनको हम नाउन की तरह यूज करते हैं, ठीक है। तो अब ये पार्टिसिपल क्या है, पार्टिसिपल जो है वर्ब की वो आईएनजी फॉर्म होती है जो कि एडजेक्टिव की तरह काम करती है। जेरेंट में क्या था, वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो नाउन की तरह कर रही है, पार्टिसिपल क्या करती है, एडजेक्टिव की तरह काम करती है, ठीक है। इसके दो फॉर्म होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल जो आईएनजी वाला होता है, एंड पास्ट पार्टिसिपल जो V3 जिसमें लगता है, ठीक है। ये मैंने उल्टा लिखा हुआ है, पास्ट पार्टिसिपल वाला V3 होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल वाला V4 होगा, ओके। अब यहाँ आप देखिए एक एग्जाम्पल, द डैश ग्लासेस वर रिपेयर्ड। अब ग्लासेस है, ग्लासेस क्या है, नाउन। आंख बंद करके आपको समझ जाना है कि नाउन से पहले क्या आएगा, एडजेक्टिव है। तो ब्रेकिंग आएगा कि ब्रोकन आएगा, ब्रेकिंग नहीं आ सकता क्योंकि वो तो वर्ब है, ठीक है। हमें क्या चाहिए यहाँ पे, एडजेक्टिव चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए तो हम क्या यूज करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल, सॉरी पास्ट पार्टिसिपल। तो ब्रोकन ग्लासेस यानी कि वो ग्लासेस जो कि टूटे हुए हैं, तो यहाँ पे ब्रोकन जो है वो वर्ब नहीं है। ब्रेक से आप सोचेंगे कि वर्ब है, नहीं, वर्ब का वो फॉर्म जो कि एज एन एडजेक्टिव यूज होता है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे पास्ट पार्टिसिपल। अब यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल से पढ़ेंगे, काफी फेमस एग्जाम्पल है, द डेवलप्ड कंट्रीज शुड हेल्प द डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलप, अगर हम यहाँ पे डैश समझे, द डैश कंट्रीज शुड हेल्प द डैश कंट्रीज, तो अब क्या आएगा यहाँ पे, डेवलप्ड आएगा कि डेवलपिंग आएगा। कंट्रीज क्या है, नाउन है, इससे पहले क्या लगाना है, हमें एडजेक्टिव लगाना है, ठीक है। लेकिन अब हमें ये देखना है कि जो कंट्रीज हैं वो हेल्प कर रही हैं दूसरी कंट्रीज को, यानी हेल्प कर रही है तो मतलब वो मतलब अगर वो हेल्प कर रही है तो इसका मतलब वो पहले से ही डेवलप्ड है, तो यहाँ पे डेवलपिंग नहीं आएगा। डेवलप्ड मतलब होता है जो कंट्रीज ऑलरेडी डेवलप्ड है। तो ये यहाँ पे क्या है, ये वर्ब का ऐसा फॉर्म है पास्ट पार्टिसिपल जिसको हमने एडजेक्टिव की तरह यूज किया है, एडजेक्टिव यानी नाउन से पहले लगाया। लेकिन अब नीचे देखेंगे डेवलपिंग कंट्रीज, तो डेवलपिंग भी एक वर्ब का ही फॉर्म है, आईएनजी वाला फॉर्म है, लेकिन इसको भी हमने कैसे यूज किया है, एज एन एडजेक्टिव यूज किया है। ये डेवलप्ड क्या है, पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और ये क्या है, डेवलप का फोर्थ फॉर्म है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। एंड ये दोनों ही हमारे क्या है, पार्टिसिपल है एंड वर्ब की ऐसी फॉर्म जो कि एडजेक्टिव की तरह यूज हो रही है, ओके। ओके अब हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि आप ये देखिए पहला वाला, ही इज स्विमिंग। ही इज स्विमिंग क्या आ रहा है, ये बता रहा है कि वो स्विमिंग कर रहा है, तो इसमें तो कुछ ऐसा डिफिकल्टी नहीं है, ये हमारा मेन वर्ब है कि ही इज, ही हमारा सब्जेक्ट, इज हमारा ऑक्सिलरी वर्ब, और स्विमिंग क्या है, हमारा मेन वर्ब, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए, ही लाइक्स स्विमिंग, ठीक है। तो यहाँ ही क्या है, सब्जेक्ट है, लाइक्स हमारा क्या है, मेन वर्ब है, यहाँ पे इज ऑक्सिलरी वर्ब था, लाइक यहाँ पे मेन वर्ब है, और कौन सा वाला, स्टेटिक वर्ब है। तो यहाँ पे अब हमें क्या चाहिए, मेन वर्ब चाहिए नहीं, क्योंकि मेन वर्ब तो ऑलरेडी है हमारे पास, लाइक। तो अब हमें क्या चाहिए, एक ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट यानी कि नाउन चाहिए। अगर यहाँ पे मेन वर्ब नहीं होती तो हमें फिर मेन वर्ब, हम जैसे ऊपर वाले में ही ऑक्सिलरी वर्ब थी इज, तो हमने स्विमिंग को एज अ मेन वर्ब यूज किया, लेकिन नीचे यहाँ पे ऑलरेडी एक मेन वर्ब है, तो हमें क्या चाहिए होगा, एक नाउन चाहिए होगा, और एक ऐसा वर्ब की फॉर्म जो कि नाउन की तरह यूज हो सकती है, उसको क्या बोलेंगे, जिर, ठीक है। ही इज फोन्ड ऑफ स्विमिंग। अब ही इज फोन्ड ऑफ भी हमारी मेन वर्ब हो गई, ऑक्सिलरी वर्ब, तो अब हमें क्या चाहिए, एक नाउन चाहिए, तो अगेन जिरन यूज होगा। स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ। अब यहाँ पे जिरन कैसे आया, क्योंकि स्विमिंग जो है इस सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट है। क्या चीज हमारी हेल्थ के लिए अच्छी है, स्विमिंग अच्छी है, तो स्विमिंग क्या है, मेन सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे भी काफी सारे काफी एरर्स आते हैं, तो सब्जेक्ट आपको पहचानना आना चाहिए। तो इस सेंटेंस में स्विमिंग जो है वो मेन सब्जेक्ट है। स्विमिंग के अकॉर्डिंग क्या है, इसका ऑक्सिलरी वर्ब लगा है इज, एंड स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, तो एक नाउन, अब सब्जेक्ट है तो नाउन ही होगा, तो एक वर्ब की ऐसी फॉर्म जो नाउन की तरह यूज होती है वो कौन सी होती है, जिरंड होती है, ठीक है।
नेक्स्ट इज आई सॉ हिम स्विमिंग दी होल डे। अब यहाँ पे क्या आ गया, हमारा सब्जेक्ट, यहाँ आ गया हमारा वर्ब, मेन वर्ब, और यहाँ आ गया हमारा ऑब्जेक्ट। मैंने उसे देखा, क्या करते हुए देखा। अब यहाँ स्विमिंग क्या है, हमें यहाँ पे क्या चाहिए। दैट्स वाई पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको वो ढंग से पता तो आप आधे से ज्यादा रूल्स तो आराम से क्लिक कर लोगे। ठीक है, आई सॉ हिम, मैंने उसे, तो यहाँ ये स्विमिंग, ये हमें क्या चाहिए, यहाँ पे एडजेक्टिव चाहिए या वर्ब चाहिए या फिर एडवर्ब चाहिए। हमें यहाँ पे एक एडजेक्टिव चाहिए, क्योंकि ये नाउन को जस्टिफाई करेगा। मैंने उसे देखा, उसे क्या करते हुए देखा, स्विमिंग करते हुए देखा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, एक एडजेक्टिव चाहिए। और वर्ब की वो फॉर्म जो कि एडजेक्टिव की तरह यूज होती है, वो कौन सी होती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल या फिर पास्ट पार्टिसिपल। ओके, एंड हमने यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल क्यों यूज किया, क्योंकि जब उसने उसको देखा तब वो स्विमिंग कर रहा था, है ना, तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल हम यूज करेंगे। द बुक इज इंटरेस्टिंग। अब द बुक, द आर्टिकल आ गया, यहाँ पे नाउन है, बुक जो है वो नाउन है एंड सब्जेक्ट है, इज ऑक्सिलरी वर्ब, एंड इधर ये इंटरेस्टिंग। अब यहाँ पे देखिए ये ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए हमें, क्यों, क्योंकि आपने एक चीज पढ़ी होगी, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जो कि हमारे सब्जेक्ट को ही फर्दर डिफाइन करता है। जैसे कि, तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्या कर रहा है, हमारे सब्जेक्ट को ही डिफाइन कर रहा है, यानी कि द बुक इज इंटरेस्टिंग, बुक कैसी थी, इंटरेस्टिंग थी। तो यहाँ पे एक नाउन को डिफाइन कर रहा है, तो हमें क्या चाहिए, नाउन चाहिए, नहीं, एक एडजेक्टिव चाहिए। तो एडजेक्टिव कैसे चाहिए, प्रेजेंट टेंस में है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं कि हम कैसे पहचान पाएंगे कि जिरेंट की जरूरत है या फिर इंफिनिटिव की। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे कि हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे जिरेंट और इंफिनिटिव। ठीक है, जिरेंट मैंने आपको पहले भी बताया था कि हॉबी या फिर एक्टिविटी की बात होगी तब। इंफिनिटिव क्या होता है, जो इनकम्प्लीट एक्शन होता है, यानी कि हमने सोचे तो है, प्लान तो किए हैं करने के लिए, लेकिन क्या वो हुए हैं कि नहीं हुए हैं ये नहीं पता सेंटेंस में। ठीक है, जैसे आप एग्जाम्पल में देखो, आई रिमेम्बर टू मीट हिम, यानी कि मुझे उससे मिलना याद है, यानी कि मुझे उससे भी मिलना है, अभी मैं मिला नहीं हूं उससे। ठीक है, तो जब मिला नहीं हूं का सेंस आ रहा है, तो हमको क्या यूज करना है, इनकम्प्लीट सेंस में जब भी आ रहा है तो हमें यूज करना है इन्फिनिटिव, यानी कि आई रिमेम्बर टू मीट हिम। अब ये ठीक है, लेकिन नीचे वाले भी सेंटेंस ठीक है, लेकिन मतलब बदल जाएंगे दोनों के। आई रिमेम्बर मीटिंग हिम का मतलब ये है कि मैं उससे मिला था और मुझे उसका मिलना याद है, तो यानी कि वो एक्शन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। लेकिन आई रिमेम्बर टू मीट हिम यानी कि अभी मुझे उससे मिलना है और मुझे याद है कि मुझे उससे मिलना है। ठीक है, तो एक्शन जब भी इनकम्प्लीट होगा तो हम यूज करेंगे क्या, इंफिनिटिव, एंड कंप्लीट होगा तो जिरेंट। ओके, अभी हम नेक्स्ट, सो आई रिमेम्बर टू मीट हिम येस्टरडे, यानी कि मुझे उससे कल मिलना याद है। अब देखिए यहाँ पे येस्टरडे है, तो इसका मतलब कि क्या ये दिखा रहा है, क्या सेंस आ रहा है कि उसने उससे मिल लिया है, मैंने उससे मिल लिया है और मुझे उसका मिलना याद है, तो यानी कि जो सेंटेंस है वो कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे टू मीट नहीं आएगा, अगर टुमारो होता तो यानी कि अभी कंप्लीट नहीं हुआ है वो एक्शन, तब हम यहाँ पे इंफिनिटिव यूज करते। लेकिन येस्टरडे है यानी कि वो मिल चुका है ऑलरेडी कल, तो यानी एक्शन कंप्लीट है, तो यहाँ टू मीट की जगह क्या आएगा, जिरेंड आएगा। ठीक है, आई स्टॉप्ड टू डू दी वर्क, मैंने काम को रोक दिया। ठीक है, आई स्टॉप्ड डूइंग दी वर्क, यानी कि आई स्टॉप्ड डूइंग दी वर्क। अब ये दोनों ही सेंटेंस ठीक है, लेकिन दोनों का सेंस अलग है। यहाँ पे ये इनकम्प्लीट सेंस दे रहा है कि मैंने अभी तक काम कंप्लीट किया नहीं, मैंने अभी तक काम रोका नहीं है। ठीक है, आई स्टॉप्ड टू डू दी वर्क, लेकिन नेक्स्ट वाले में क्या है, एक्शन इज कंप्लीटेड। तो ये आप लोगों को मुझे लगता है समझ आ गया होगा कि जिरेंट कब कब यूज होगा, जब एक्शन जो है वो कंप्लीट है, एंड इन्फिनिटिव तब यूज होगा जब एक्शन इनकम्प्लीट है। दूसरा, जिरेंट में हॉबी हम देखेंगे कि हॉबी यूज होगा। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। हिज ओनली मोटिव वाज फाइंडिंग द ट्रूथ एंड फॉलो इट। अब इसमें फाइंडिंग आएगा कि टू फाइंड आएगा, उसका मोटिव तो था सच को ढूंढना, लेकिन क्या उसने ढूंढा या नहीं ढूंढा, ये हमें इस सेंटेंस में तो नहीं पता चल रहा। और अगर नहीं पता चल रहा तो यानी कि एक्शन क्या है, इनकम्प्लीट है, तो वहां हम यूज करेंगे इन्फिनिटिव। ओके, he left from Mumbai on Sunday,
अराइविंग देयर ऑन मंडे, अब उसने मुंबई से तो निकल गया वो, लेकिन क्या वो सच में संडे को पहुंचा, सॉरी मंडे को पहुंचा? यहाँ पे इस सेंटेंस में बस ये इंफॉर्मेशन दी गई है कि उसने संडे को मुंबई छोड़ दिया, टू अराइव देयर ऑन मंडे, लेकिन वो पहुंचा कि नहीं पहुंचा ये हमें पता नहीं है। पता नहीं है तो इनकम्प्लीट एक्शन, तो यहाँ पे टू अराइव है। ठीक है। Curbing the spread of violence, the authorities brought under curfew more area in the state. अब इधर कर्बिंग क्यों गलत है? कर्बिंग इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पे जो अथॉरिटीज हैं उन्होंने स्प्रेड ऑफ वायलेंस को रोकने के लिए कर्फ्यू लगाया, लेकिन क्या उससे स्प्रेड ऑफ वायलेंस रुका या नहीं रुका, ये तो इनकम्प्लीट है। तो इनकम्प्लीट है तो क्या यूज होगा? टू कर्ब, क्योंकि इस सेंटेंस में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन कि इस कर्फ्यू लगाने से जो वायलेंस है वो स्टॉप हुआ है। तो जब इंफॉर्मेशन नहीं गिवन तो इनकम्प्लीट एक्शन। तो टू कर्ब द स्प्रेड ऑफ वायलेंस द अथॉरिटीज ब्रॉट अंडर कर्फ्यू। ठीक है। टू स्विम नहीं होगा, स्विमिंग होगा, क्योंकि ये हमारा क्या बताता है? हैबिट बताता है। ठीक है, हॉबी बताता है। नेक्स्ट इज ही इज डिटरमाइंड इन एक्सपैंडिंग हिज बिजनेस। अब ये पढ़ने में सारे सेंटेंसेस ठीक लगते हैं, लेकिन ये ग्रामेटिकल एरर है। ही इज डिटरमाइनिंग इन एक्सपैंडिंग हिज बिजनेस, उसने वो डिटरमाइंड तो है बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए, लेकिन क्या उसने सच में एक्सपैंड किया? डिटर्मिनेशन तो सबके अंदर होती है, लेकिन क्या वो सच में कर पाते हैं? वो अगर नहीं कर पाते, और अगर इस सेंटेंस में इनकम्प्लीट एक्शन का सेंस आ रहा है, तो हम क्या यूज करेंगे? डिटरमाइंड टू एक्सपैंड, यानी कि ही इज डिटरमाइंड टू एक्सपैंड हिज बिजनेस, लेकिन क्या उसने सच में एक्सपैंड किया या नहीं किया, वो इस सेंटेंस में हमें नहीं पता चल रहा, तो वी विल यूज इंफिनिट। ओके। अविका होप्स टू गेट अ डिस्टिंक्शन इन इंग्लिश, उसकी ये चाहत है, शी होप्स टू गेट अ डिस्टिंक्शन, लेकिन मिला कि नहीं पता, नहीं पता, तो नहीं पता तो हम क्या यूज करेंगे? इंफिनिटिव यूज करेंगे। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिरेंट को हमने नाउन की तरह यूज किया है। नाउन ऑब्जेक्ट के में भी यूज होता है एंड सब्जेक्ट में भी यूज होता है। तो ही लाइक्स स्विमिंग। ओके, तो लाइक्स यहाँ पे क्या है? मेन वर्ब आ गया, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था। मेन वर्ब आ गया तो उसको क्या चाहिए? इसका नाउन चाहिए। तो स्विमिंग क्या हो गया? नाउन हो गया एंड ऑब्जेक्ट हो गया। इधर स्विमिंग पहले आया है लेकिन सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है, तो स्विमिंग यानी कि जिरेंट एक नाउन और सब्जेक्ट की तरह, दोनों की तरह यूज हो सकता है। स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ पे हम देखेंगे। अब ये एक सब्जेक्ट वर्ब का एरर है। प्रसाद रिकॉल्ड दैट मीटिंग पीपल हैव बीन अ पार्ट ऑफ हिज लाइफ एज अ स्टूडेंट एक्टिविस्ट। अब यहाँ पे कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि सब्जेक्ट क्या है। प्रसाद को याद है कि मीटिंग पीपल यानी लोगों से मिलना, हैव बीन अ पार्ट ऑफ हिज लाइफ, वो उसके लाइफ का एक पार्ट रहा है। तो यहाँ मेन सब्जेक्ट क्या है? उसकी लाइफ का मेन पार्ट क्या रहा है? लोगों से मिलना। तो लोगों से मिलना क्या हो जाएगा? इसका सब्जेक्ट हो जाएगा। तो मीटिंग क्या है? एक तरीके का जिरेंड ही है। मीटिंग पीपल हैज बीन होगा, हैव नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे मीटिंग पीपल क्या है? सिंगुलर है, तो यहाँ पे हम हैज यूज करेंगे। तो ऐसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के भी बहुत सारे एरर्स आते हैं, वो उस टॉपिक में हम करेंगे। अभी हम सिर्फ वर्ब पढ़ रहे हैं, तो वही देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि जिरेंड के साथ हमेशा हमें क्या यूज करना होता है? पोजेसिव केस यूज करना होता है। और पोजेसिव में भी कौन सा? पोजेसिव एडजेक्टिव। ओके, तो पोजेसिव एडजेक्टिव कैसे पता चलेगा? ये सब तो आपको पता ही होंगे। ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्ट की जगह लगता है, एंड ये सब्जेक्टिव नॉमिनेटिव केस है, ये सब्जेक्ट की तरह लगता है। पोजेसिव केस में दो आते हैं, पोजेसिव एडजेक्टिव एंड प्रोनाउन। ओके, तो एडजेक्टिव में कैसे पता चलेगा? आप, मैंने जैसे बोला कि आप हमेशा सेंटेंस में यूज करिए। जैसे माई पेन हम लगाते हैं। पेन क्या है? नाउन है। नाउन से पहले क्या लगेगा? एडजेक्टिव। तो माई क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। आवर टीम नाउन है। नाउन से पहले क्या है? एडजेक्टिव। तो आवर क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। अब यहाँ प्रोनाउन है। प्रोनाउन क्या होता है? जो नाउन की जगह लगते हैं। और प्रोनाउन बोथ एडजेक्टिव ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज होते हैं और सब्जेक्ट की तरह भी यूज होते हैं। तो अगर मैं बोलूंगी ही इज माइन, तो यहाँ पे माइन क्या है? एक पोजेसिव प्रोनाउन है जो कि ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है। ठीक है, तो ये डिफरेंस आप देख लीजिए। एंड जिरेंड में हमेशा पोजेसिव एडजेक्टिव यूज होता है। इसके बेसिस में भी बहुत सारे एरर्स आते हैं। जैसे कि अगर आप इधर देखेंगे, सिंस एलिजाबेथ बेरेट ब्राउनिंग्स फादर
never approved of she to marry Robert Browning. The couple eloped to Italy where they lived and wrote. अब यहाँ पे क्या है, क्योंकि एलिजाबेथ बैरेट के पापा जो थे वो कभी उन्होंने रॉबर्ट ब्राउनिंग के साथ उनका रिश्ता कबूल नहीं किया, इसलिए वो लोग भाग गए कहाँ, इटली में. तो यहाँ पे अप्रूव्ड ऑफ, अब ऑफ क्या है, ऑफ हमारा प्रिपोजिशन है. हमने क्या बोला था कि प्रिपोजिशन जब आएगा, प्रिपोजिशन किसके लिए आता है, नाउन के लिए आता है, नाउन को जस्टिफाई करने के लिए आता है. जैसे कि आर्टिकल है, आर्टिकल आएगा तो आपको समझ जाना है कि उसके बाद नाउन हमेशा आएगा. वैसे ही प्रिपोजिशन है तो उसके बाद हमेशा नाउन ही आएगा. तो प्रिपोजिशन दिख गया यहाँ पे. एंड मैरिंग की बात चल रही है, वर्ब है, तो ऐसा वर्ब का फॉर्म जो कि नाउन की तरह यूज होता है वो कौन सा होता है, जेरंड होता है. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जेरंड यूज करेंगे, मैरिंग. अब मैरिंग है तो जेरंड के साथ मैंने क्या बोला, हमें पोजेसिव एडजेक्टिव यूज करना. तो पोजेसिव एडजेक्टिव क्या आ जाएगा, अप्रूव्ड ऑफ हर मैरिंग. हर मैरिंग यानी उनका शादी करना, हर मैरिंग. शी टू नहीं आएगा, शी तो हमारा क्या हो जाएगा, नॉमिनेटिव केस हो जाएगा ना. हमें यहाँ पे क्या यूज करना है, जेरेंट के साथ पोजेसिव एडजेक्टिव. अगर लड़का होता तो हिज मैरिंग. ठीक है, ऐसे हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं. जैसे कि ये है, अमेरिकन्स डू नॉट ऑब्जेक्ट डैश देम बाय देयर फर्स्ट नेम टू मी कॉलिंग देम बाय देयर फर्स्ट नेम. अब डू नॉट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी कि ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, मेन वर्ब आ जाएगा. ठीक है, ये सब्जेक्ट आ जाएगा, मेन वर्ब आ गया, यानी कि अब इसका क्या चाहिए, इसको ऑब्जेक्ट चाहिए. और ऑब्जेक्ट क्या होगा, नाउन या फिर प्रोनाउन. ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, कॉलिंग. तो ठीक है, लेकिन इसके आगे जो इसका जैसे मैंने बताया था कि जेरेंट से पहले क्या लगता है, पोजेसिव एडजेक्टिव लगता है. ये गलत है. मी क्या है, मी तो एक ऑब्जेक्टिव केस है. हमने यहाँ पे पढ़ा था ना कि मी ऑब्जेक्टिव केस है, मी अस देम, जो कि ऑब्जेक्ट की जगह लगते हैं. तो जेरेंट के साथ हमेशा क्या लगेगा, प्रोजेक्ट पोजेसिव एडजेक्टिव. अब मी का यानी कि आई का पोजेसिव एडजेक्टिव क्या है, माई. तो यहाँ मी की जगह क्या लगेगा, माई. और टू को हटा देंगे क्योंकि टू तो इंफिनिटिव में लगता है. तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, अच्छा सॉरी, टू इधर रहेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट के साथ हमेशा टू लगता है. ठीक है, वरना यहाँ पे इन्फिनेटिव नहीं लगता, लेकिन ऑब्जेक्ट कुछ एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ हमेशा टू लगेगा. तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, अमेरिकन्स डू नॉट ऑब्जेक्ट टू माई कॉलिंग देम. ओके, तो अब हम ये देखते हैं नेक्स्ट. ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ये आप देख लीजिएगा. ओके, नेक्स्ट अब हम आगे चलते हैं. ऐसे क्वेश्चंस भी काफी आते हैं. ये कुछ फ्रेजेस हैं जैसे कि विद अ व्यू टू, लुकिंग फॉरवर्ड टू, यूज टू, एडिक्टेड टू. इनके बाद हमेशा जेरेंड आता है. आप जब भी ये फॉर्म देखें, ये टू समझ के ये मत समझ लेना कि यहाँ पे इन्फिनेटिव आएगा. ये एक फ्रेजल वर्ब है. ठीक है, इनके साथ टू, जैसे मैंने बताया ना ऑब्जेक्ट के साथ हमेशा टू लगेगा. ठीक है, वैसे ही इनके साथ टू हमेशा रहेगा. तो इनको आपको याद करना पड़ेगा. आपको याद करने का मतलब रट्टा नहीं मारना, गो, यू जस्ट हैव टू गो थ्रू इट. आपको अपने आप ही धीरे धीरे याद होते रहेंगे. ठीक है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हियर. अब काफी लोग सोचेंगे टू आ गया तो इन्फिनेटिव है तो वी की फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं, लेकिन लुकिंग फॉरवर्ड टू को हमें इग्नोर नहीं करना है. लुकिंग फॉरवर्ड टू अपने में ही एक फ्रेजल वर्ब है. तो इसके बाद क्या आएगा, हमेशा जेरेंड आएगा. ठीक है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू गुड रिजल्ट्स. जेरेंड यानी कि नाउन आएगा. ठीक है, अब यहाँ पे गुड रिजल्ट्स क्या है, एक नाउन है, गुड रिजल्ट भी एक नाउन है. तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू गुड रिजल्ट्स. ठीक है, नेक्स्ट इज आई प्लीडेड विद हिम विद अ व्यू टू कन्विंस और कन्विंसिंग हिम. कन्विंसिंग है. ओके, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या चाहिए, विद अ व्यू टू के बाद नाउन चाहिए. नेक्स्ट इज इन्फिनेटिव में. अब हम देखते हैं इन्फिनेटिव का, मैंने आपको बताया था टू प्लस V1. ठीक है, बेयर इन्फिनेटिव क्या आते हैं, जो बिना टू के लगते हैं. बस यही फर्क होता है. हेल्प में क्या होता है, हेल्प एक ऐसी वर्ब है जिसके साथ आप इन्फिनेटिव में इन्फिनेटिव भी लगा सकते हैं, बेयर इन्फिनेटिव भी लगा सकते हैं, या कुछ ना भी लगाएं तो चलेगा. जैसे कि आप एग्जांपल में देखिए, आई हेल्प्ड हिम टू डू दी वर्क. ये भी ठीक है. आई हेल्प्ड हिम डू दी वर्क, ये भी ठीक है. आई हेल्प्ड हिम इन डूइंग दी वर्क, ये भी ठीक है. लेकिन जब हम सॉ, हियर, लेट, बेड इन सब की बात करते हैं तो हमें क्या यूज करना है, हमेशा वी हैव टू यूज बेयर इन्फिनेटिव, यानी कि टू नहीं यूज करना है. आई सॉ हर टू डू दी वर्क, ये गलत हो जाएगा. आई सॉ हर डू दी वर्क. ओके, ये आपको कुछ वर्ब्स याद रखने. ओके, ये आप एग्जांपल्स आप लोग देख लेना. और ये कुछ स्प्लिट इन्फिनेटिव्स के ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं. हमें स्प्लिट इन्फिनेटिव्स कभी नहीं करना होता. जैसे आई एडवाइज्ड हिम टू केयरफुली वर्क,
तो अब यहाँ पे स्प्लिट इन्फिनेटिव का मतलब कि हमने टू को अलग कर दिया, वर्क को अलग कर दिया। तो ऐसे नहीं करना है, इनको हमको एक साथ रखना है। आई एडवाइज्ड हिम टू वर्क केयरफुली, और केयरफुली हमारा क्या है, एडवर्ब है, क्योंकि हम किसको जस्टिफाई कर रहे हैं, हमारे वर्ब को जस्टिफाई कर रहे हैं। तो एडवर्ब को हम ज्यादातर लास्ट में ही रखते हैं, ठीक है। आई एडवाइज्ड हिम टू वर्क केयरफुली। ही प्लान्ड टू नॉट गो टू स्कूल। अब ये भी थोड़ा अटपटा सा लग रहा है, वो इसलिए लग रहा है क्योंकि हमें स्प्लिट इन्फिनेटिव्स यूज नहीं करना। ही प्लान्ड नॉट टू गो, टू और गो को एक साथ रखना है। ही प्लान्ड नॉट टू गो टू स्कूल, ठीक है। अब यहाँ हम कुछ वर्ड्स देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है थोड़ा। तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जैसे कि ऑब्जेक्ट है, ऑर्डर है, कमांड है, परमिट है, टेल है, अलाउ है। इनके साथ हम डायरेक्ट इन्फिनेटिव कभी नहीं लगाएंगे, क्योंकि आप देखिए ना, आप इसको बोल के देखिए, आई ऑर्डर्ड टू गो देयर। अब इसका कुछ सेंस बन रहा है, मैंने ऑर्डर दिया, किसको दिया, ये भी तो बताना पड़ेगा ना। तो ऑर्डर, इन सब के बाद, इन वर्ब्स के बाद हमेशा हमें ऑब्जेक्ट चाहिए होगा। आई ऑर्डर्ड हिम टू गो देयर, ठीक है। आई वॉज ऑर्डर्ड टू गो, ये ठीक है। अब ये क्यों ठीक है, क्योंकि ये पैसिव है। अब मैंने पैसिव आपको पहले बताया था, मतलब क्या है कि सब्जेक्ट के ऊपर कोई काम करवाना है, यानी कि सब्जेक्ट यहाँ क्या है, आई है, यानी कि मुझे, आई वॉज ऑर्डर्ड, मुझे ऑर्डर दिया गया, मैं खुद नहीं गया, मुझे ऑर्डर दिया गया, ठीक है। जैसे मैंने पहले कैमल के एग्जाम्पल से समझाया था कि कैमल वॉज यूज टू कैरी द लोड, ठीक है। तो वहां पे कैमल खुद नहीं लोड उठा रहे थे, उनके ऊपर लोड रखा जा रहा था, तो वो पैसिव सेंटेंस था। यहाँ पे भी अगेन आई वॉज ऑर्डर टू गो, तो ऐसे केस में टू गो आ सकता है। लेकिन जब भी एक्टिव का वाला केस होगा तो ऑर्डर्ड, कमांड, परमिट, इन सब के बाद कभी भी इन्फिनेटिव यूज नहीं होगा। डायरेक्टली हमें पहले ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, देन उसके बाद यू हैव टू यूज द इन्फिनेटिव, ओके। ये भी उन्हीं के एग्जाम्पल्स हैं, तो ये आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट इज, कुछ ये वर्ड्स हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आई डोंट नो टू रीड एंड राइट। यहाँ नो के बाद हमेशा क्या लगेगा, हाउ। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके बाद हमेशा व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर लगता है। क्यों, क्योंकि वो अकेले सेंटेंस को जस्टिफाई नहीं कर सकते। आई डोंट नो टू रीड एंड राइट, इसका कुछ सेंस नहीं बन रहा है। लेकिन आई डोंट नो हाउ टू रीड, यानी कि मुझे नहीं पता कि कैसे रीड या राइट करना, ठीक है। आई वॉन्डर्ड हाउ टू कंप्लीट, तो ये आपको देखना पड़ेगा, ये कुछ वर्ड्स हैं, आपको याद करने पड़ेंगे, ओके। अब यहाँ देखेंगे हम, ये भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जैसे आप इधर देखिए, बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ फूड एंड शेल्टर, ही हैड नो अदर चॉइस, यानी कि फूड एंड शेल्टर की कमी की वजह से, कमी नहीं मतलब डिप्राइव्ड ऑफ फूड एंड शेल्टर, ही हैड नो अदर चॉइस, उसके पास कोई चॉइस नहीं थी। तो इधर जो बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ है, वो किसके लिए बात की जा रही है, ही के लिए बात की जा रही है, तो ये इसको जस्टिफाई कर रहा है, तो यहाँ ठीक है। लेकिन आप अगर आप इधर देखेंगे, बीइंग अ प्लेजेंट डे वी डिसाइडेड टू गो फॉर पिकनिक, तो आप ध्यान से देखिए, बीइंग अ प्लेजेंट डे वी डिसाइडेड, तो क्या वी प्लेजेंट डे है, नहीं। तो जब ये जस्टिफाई नहीं करते तो हमें इससे पहले क्या लगाना पड़ेगा, इट बीइंग अ प्लेजेंट डे वी डिसाइडेड टू गो फॉर पिकनिक, ओके। वी आर नॉट अ प्लेजेंट डे, ओके। सो while walking through the forest a snake bit him। अब इसमें आप ध्यान से समझिए इसे, while walking through the forest a snake, यानी कि यहाँ पे बात स्नेक की हो रही है, लेकिन क्या स्नेक चल सकता है फॉरेस्ट में, नहीं चल सकता। यहाँ पे चलने की बात किसकी हो रही है, इसकी, हिम की। तो जब वो फॉरेस्ट में चल रहा था तब उसे स्नेक ने काट लिया, तो यहाँ वाइल वॉकिंग थ्रू द नहीं होगा, वाइल ही वॉज यानी कि ये जिसको काटा, वाइल ही वॉज वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट अ स्नेक बिट हिम, ओके। वाइल वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट आई वॉज बिटन बाय अ स्नेक। अब यहाँ पे क्या सेंस बन रहा है, ये ठीक है, क्यों, क्योंकि ये पैसिव सेंस में है। अब यहाँ आई के लिए यूज हो रहा है वाइल वॉकिंग, जब मैं वॉक कर रहा था थ्रू फॉरेस्ट तब मुझे सांप ने काट लिया, तो इधर ये जो है ये इसको जस्टिफाई कर रहा है, ठीक है। हैविंग डन माई होमवर्क माई मदर अलाउड मी टू गो आउट एंड प्ले। अब हैविंग डन माई होमवर्क, ये किसने होमवर्क किया है, मैंने खुद किया है। मैंने जब होमवर्क कंप्लीट किया तब मेरी मम्मी ने मुझे अलाउ किया बाहर जाने के लिए और खेलने के लिए।
तो यहाँ ये माई मदर के लिए नहीं जस्टिफाई हो रहा ना कि हैविंग डन माई होमवर्क। मदर ने तो होमवर्क नहीं किया, होमवर्क किसने किया, मैंने किया। तो यहाँ क्या लगाना है, आई हैविंग डन माई होमवर्क, माई मदर अलाउड मी टू गो आउट एंड प्ले। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए हमने जो इम्पोर्टेंट वर्ब्स के थे, मैंने सब कुछ तो आपको नहीं बताया, बट जो इम्पोर्टेंट, जो सबसे ज्यादा रिपीटेड जो होते हैं एरर्स, मैंने सिर्फ आज वही डिस्कस किए हैं। बाकी मैं नोट्स आपको ये सारे दे दूंगी हैंड रिटन, आप लोग इसको गो थ्रू कर सकते हैं। स्पेशली वो जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स थी, ये काफी कंफ्यूजिंग होते हैं और इन पे बेस बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो वो आपको पढ़ने हैं। एंड जिनमें मैंने टिक किया है, जो इंपॉर्टेंट मैंने पॉइंट्स बताए हैं, वो आपको पढ़ के जाना है। सिंस अब आप लोगों के पास इतना टाइम बचा नहीं है, तो इसलिए आपको बस इंपॉर्टेंट करना पड़ेगा, सब कुछ आप नहीं रख सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट्स के रूल्स के बारे में, जिसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ओके। बाकी अगर आपको कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मुझे, या फिर आप मुझे मेरी जो इंस्टाग्राम आईडी है अड्डा अड्डा सरकारी नौकरी, उसमें भी डीएम कर सकते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। So follow me on Instagram for regular updates and click on the bell icon for the same on YouTube. Okay, thank you.